नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपने चर्चा चल रही थी राजस्थान की संस्कृति के बारे में। संस्कृति का आज एक नया टॉपिक अपने सामने है, वो है राजस्थानी भाषा साहित्य का। ठीक है ना, नए टॉपिक की बात कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा साहित्य। राजस्थानी भाषा साहित्य की बात हम यहाँ पर करेंगे। मित्रों देखें, संविधान की एक अनुसूची है, 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रमुख भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है ना, लेकिन इन 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा जो है उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है ना, एक केंद्रीय साहित्य अकादमी की बात भी हम यहाँ पर करेंगे कि केंद्रीय साहित्य अकादमी जो है ना, उसने तो राजस्थानी भाषा को मान्यता प्रदान कर दी, लेकिन यहाँ पर संवैधानिक मान्यता जो है वो अपनी राजस्थानी भाषा को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो चर्चा करते हैं अपने। देखें, राजस्थानी भाषा की चर्चा जब हम करें कि 8वीं अनुसूची में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषा यहां पर है 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? अपने 22 भाषाएं हैं। क्या इन 22 भाषाओं में राजस्थानी है? नहीं जी, इन 22 में राजस्थानी को मान्यता नहीं है। राजस्थानी को मान्यता नहीं है। नहीं है भाई, लेकिन नेपाली को है। देखो, नेपाली भाषा जो है ना उसको तो मान्यता है, लेकिन अपनी राजस्थानी भाषा जो है ना उसको मान्यता प्राप्त यहां पर नहीं है। देखें, एक जिक्र हमने यहां पर और किया है कि केंद्रीय साहित्य अकादमी जो है, केंद्रीय साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा को मान्यता दे रखी है। कौन सी भाषा को? राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा को मान्यता दे रखी है। मान्यता दे रखी है। लेकिन संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। काफी लोग बाग जो वो आंदोलनरत भी है राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवाने के लिए। संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। हमने जैसे कहा कि काफी लोग बाग जो है वो राजस्थान के, ठीक है ना, राजस्थान के काफी लोग बाग जो है वो इस भाषा को मान्यता प्राप्त करवाना चाह रहे हैं, मान्यता लेने की कोशिश चल रही है, लेकिन अभी तक इस भाषा को किसी भी प्रकार की मान्यता जो है वो नहीं मिली है। मित्रों, राजस्थानी भाषा के बारे में एक विशेष कहावत मिलती है कि 5 कोस पे पानी बदले 7 कोस पे वाणी। ठीक है ना, तो राजस्थान में 7 कोस की दूरी पर माना जाता है कि भाषा जो है राजस्थानी वो अपने बदलाव में आ जाती है। बीकानेर की भाषा अलग है, जोधपुर की भाषा अलग है, बीच में नागौर की भाषा अलग आ जाती है। ठीक है ना, इधर जैसलमेर की ओर जाएं तो भाषा अलग है, जयपुर में ढूंढाड़ी भाषा का प्रभाव है। ठीक है ना, तो टोंक में थोड़ी भाषा और अलग मिल जाएगी। जयपुर के आसपास भी हम जब घूम रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी अलग अलग भाषाएं जो है वो देखने को मिलती है। मित्रों, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग
कर्नल जेम्स टोड ने किया था भाई, कर्नल जेम्स टोड ने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने किया था 1829 में। कब किया था? 1829 में। इसमें कर्नल जेम्स टोड की एक प्रमुख पुस्तक आई थी, एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ऑफ राजस्थान। इस किताब में इन्होंने सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। हमें पूछा भी जा सकता है कि राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड थे। और इन्होंने सबसे पहले प्रयोग कब किया था भाई? 1829 में किया था। अब विशेष बात आ जाती है कि राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है। राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या, राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? तो वो संख्या हमें मिलती है 8 करोड़। लगभग 8 करोड़ लोग जो है वो राजस्थानी भाषा को बोलते हैं, ठीक है ना। और राजस्थानी भाषा की कुल उपबोलियों की जब हम बात करते हैं, उपबोलियों की जब हम बात करते हैं तो उपबोलियां जो है वो राजस्थानी भाषा की कुल उपबोलियां हमें मिलती है 72 उपबोलियां, ठीक है ना। 72 उपबोलियां हमें यहाँ पर मिलती है कि राजस्थानी भाषा की कुल कितनी उपबोलियां हैं, तो वो हमें कितनी उपबोलियां मिलती है? 72 उपबोलियां यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। आगे हम देखें राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, देखिए राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो वर्गीकरण में हमें मिलता है कि कौन से साहित्यकार ने राजस्थानी भाषा के कौन कौन से प्रकार जो है वो यहाँ पर बताए हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का, ठीक है ना। सबसे पहला नाम आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो थे, इन्होंने राजस्थानी भाषा के 5 भाग बताए थे कि ये जो राजस्थानी भाषा है ये 5 भागों में विभाजित है। और ये 5 भाग थे कौन कौन से? इन्होंने कितने भाग बताए थे? 5 भाग इन्होंने बताए थे कि राजस्थानी भाषा जो है वो आपकी 5 भागों में विभाजित है। 5 भागों में सबसे पहला भाग आपका आ जाता है मारवाड़ी, सबसे प्रमुख बोली है, या हम कहें कि मारवाड़ी जो है वही राजस्थानी है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि राजस्थानी जो है वो मारवाड़ी पे ही आधारित है, क्योंकि मारवाड़ी जो है वो राजस्थानी की एक प्रमुख साहित्यिक शैली, ठीक है ना। राजस्थानी की एक प्रमुख साहित्यिक शैली डिंगल पर आधारित है। और डिंगल जो भाषा है, डिंगल भाषा प्रमुख रूप से चारणों की भाषा रही थी। डिंगल साहित्यिक शैली की जब हम बात करें तो ये चारणों की प्रमुख रूप से साहित्यिक शैली रही थी। दूसरी यहां पर आ जाती है अहिरवाटी, अहिरवाटी, ठीक है। हीरवाल लोगों की बोली मानी जाती है अहिरवाटी, हीरवाल यादव समुदाय से संबंधित है। 3 नंबर पे हम यहां पर देखें तो अपने आ जाती है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली जो है वो अपने जयपुर के आसपास में या ढूंढाड़ क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। इसके बाद में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने चौथा प्रकार बताया था रांगड़ी बोली का, मिली जुली बोली का। और 5वां प्रकार इन्होंने बताया था निमाड़ी बोली।
कौन सी बोली बताई थी? 5वें प्रकार के रूप में निमाड़ी बोली जो है वो बताई थी। ठीक है ना। इसके बाद में अपने वर्गीकरण देखें, यहां पर दूसरा वर्गीकरण जो मिलता है वो अपना आ जाता है एलपी टेसिटोरी का वर्गीकरण। एलपी टेसिटोरी, एलपी टेसिटोरी बीकानेर रियासत जो है, बीकानेर रियासत के राव माने जाते थे ये। बीकानेर रियासत जो है, बीकानेर रियासत के राव माने जाते थे भी, राव। यानी बीकानेर के शासक जो है उनकी वंशावली को पूर्ण करने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है भाई? एलपी टेसिटोरी को जाता है। उदीने शहर इटली के थे ये, एलपी टेसिटोरी जो थे उदीने शहर इटली के थे, उदीने इटली। इसलिए ये उदीने जो है, उदीने शहर जो है, इस उदीने शहर को बीकानेर का जुड़वां शहर कहते हैं। बीकानेर का जुड़वां शहर कहते हैं। उदीने शहर को बीकानेर का जुड़वां शहर कहते हैं। एलपी टेसिटोरी जो है इनकी छतरी जो बनी हुई है, एलपी टेसिटोरी की छतरी और पार्क, छतरी और पार्क, ये दोनों बने हुए हैं अपने बीकानेर में। एलपी टेसिटोरी ने देखें उदीने शहर इटली के थे और उदीने शहर जो है इसको बीकानेर का जुड़वां शहर मानते हैं। ठीक है ना। यहीं पर देखें एलपी टेसिटोरी जो है इनकी मृत्यु जो है वो बीकानेर में ही हुई थी। ठीक है। इसके बाद में बात करें वर्गीकरण की, तो इनका जो वर्गीकरण है इन्होंने राजस्थानी भाषा को दो भागों में विभाजित किया था। एक भाग था पश्चिमी भाग और दूसरा भाग इनका था भाई पूर्वी भाग। यानी राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी भाषा को इन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया था भाई? दो भागों में विभाजित किया था। नरोत्तम जी स्वामी के बाद में अपने जो वर्गीकरण प्रमुख आ जाता है वो अपने आता है मोतीलाल जी मेनारिया का वर्गीकरण। मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया का वर्गीकरण। मोतीलाल मेनारिया के वर्गीकरण की जब हम बात करें तो मोतीलाल जी मेनारिया के वर्गीकरण में प्रमुख रूप से जो बात यहां पर अपने आती है, मोतीलाल जी मेनारिया का वर्गीकरण देखें। सबसे एक नंबर बात तो मैं आपको बता देता हूं कि मोतीलाल मेनारिया का जो वर्गीकरण है वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण माना जाता है। राजस्थानी भाषा का सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो है वो मोतीलाल जी मेनारिया का माना जाता है भैया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया है? 5 भाग बताए थे कि ये जो राजस्थानी भाषा साहित्य जो है वो 5 भागों में विभाजित है। अब इन 5 भागों में सबसे प्रमुख अपने आ जाती है मारवाड़ी। देखिए मारवाड़ी को सारे बता रहे हैं। नंबर 1 पे आपके आ जाती है मारवाड़ी। ठीक है ना। मारवाड़ी के बारे में मोतीलाल जी मेनारिया ने भी ये बात कही थी कि राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली जो मानी जाती है, जो सर्वाधिक क्षेत्र पर जो बोली जाती है, वो आपकी कौन सी है भैया जी? वो आपकी है मारवाड़ी बोली। ठीक है। दूसरी इन्होंने बताई मेवाती बोली। ठीक है। मारवाड़ी का क्षेत्र प्रमुख रूप से जब बोलियां देखेंगे तब अपने आएगा भी कि मारवाड़ी जो है वो अपने राजस्थान के जोधपुर और पाली, मारवाड़ी का सबसे शुद्धतम रूप अगर हम देखना चाहें ना तो हमें जोधपुर के आसपास के गांवों में मिलता है। जोधपुर शहर के आधार पर हम नहीं कह सकते कि जोधपुर शहर में हमें मारवाड़ी का शुद्धतम रूप, क्योंकि शहरों में हर प्रकार की बोलियां मिलती है, लेकिन गांवों की जो बोलियां है ना, जोधपुर के आसपास के, यहाँ पर जो शोध करता है वो बता रहे हैं कि बोलियों का मूल स्थान जो है ना वो गांवों में मिलता है। हमें कहां पर मिलता है? वो गांवों में मिलता है। मेवाती का भी क्षेत्र अलवर भरतपुर के आसपास का देखेंगे आगे हम,
3 नंबर पे हम कहें मालवी, ठीक है ना, मालवा क्षेत्र की प्रमुख बोली मानी जाएगी। मोतीलाल जी मीनारिया ने स्पेशल वर्गीकरण भी मालवी बोली का यहाँ पर किया था। चौथी बोली इसी प्रकार से अपने यहाँ पर जो आ जाएगी वो अपनी रहेगी डुंडाड़ी बोली। डुंडाड़ी बोली को भी लगभग सारे शामिल कर रहे हैं, डुंडाड़ी बोली। और डुंडाड़ी के बाद में 5 नंबर पे जो अपनी बोली आ जाएगी बागड़ी बोली। कौन सी आ जाएगी? बागड़ी बोली। तो मोतीलाल जी मीनारिया ने राजस्थानी भाषा के 5 भाग, राजस्थान की प्रमुख प्रकार की 5 बोलियां बताई थी यहाँ पर, ठीक है ना। मोतीलाल जी मीनारिया को जब हम देखें, इन्होंने राजस्थान की बोलियों के 5 प्रकार प्रमुख रूप से इन्होंने बताए थे भाई साहब कि ये प्रमुख बोलियां। आगे इनकी जो भी बोलियां हमें मिलेगी वो इनकी होगी उप बोलियां। क्या होगी? वो उप बोलियों के आधार पर देखी जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक विशेष बात मैं और करूं गोपाल जी लाहौरी की, ठीक है ना। हालांकि बोलियों का वर्गीकरण तो गोपाल जी लाहौरी नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। बात हम किसकी कर रहे हैं? गोपाल लाहौरी की। और इंपॉर्टेंट भी है, गोपाल लाहौरी की मैं बात आपको बता रहा हूं। देखिए मित्रों, गोपाल जी लाहौरी जो है ना, इन्होंने एक विशेष बात कही थी कि बेली किशन रुक्मणी री किसका ग्रंथ है? बेली किशन रुक्मणी री एक रियासत विशेष से संबंधित है। बेली किशन रुक्मणी री, ठीक है ना, एक बहुत बड़े व्यक्ति के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है बेली किशन रुक्मणी री। आप कमेंट करोगे ना तब आप बताएंगे यहां पर कि बेली किशन रुक्मणी री, ठीक है। साथ में मुझे यह भी पता लगेगा कि कौन कौन क्लास जो है उसी तरीके से देखता है। बेली किशन रुक्मणी री ग्रंथ किस व्यक्ति ने किस दुर्ग में बैठ करके लिखा था? बेली किशन रुक्मणी री ग्रंथ जो है वो किस व्यक्ति ने लिखा था? एक राजा के भाई थे। मैं बात बता देता हूं आपको कि एक शासक था, उस शासक के भाई ने ये ग्रंथ लिखा था भाई, एक राजकुमार ने ये ग्रंथ लिखा था भाई। तो आप बताएंगे इसके बारे में कि बेली किशन रुक्मणी री ग्रंथ जो है वो, बेली किशन रुक्मणी री ग्रंथ जो है वो किसने कौन से दुर्ग में बैठ करके इसको पूरा किया था भाई, ठीक है। तो गोपाल लाहौरी की हम बात कर रहे हैं। गोपाल जी लाहौरी बोल रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है ना, कौन सा ग्रंथ? बेली किशन रुक्मणी री जो ग्रंथ है ना, ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया था भाई। कौन सी भाषा का बताया इस ग्रंथ को? गोपाल जी लाहौरी ने इस ग्रंथ को मरु भाषा कह दूं या मारवाड़ी भाषा कह दूं, ठीक है ना। यहां पर गोपाल जी लाहौरी ने इसके लिए स्पेशल शब्द काम में लिया था ना, वो लिया था मरु भाषा, कि ये जो ग्रंथ है वो मरु भाषा का ग्रंथ है। कौन सी भाषा का ग्रंथ है? वो मरु भाषा का ग्रंथ है। मित्रों, अब विशेष बात आ जाती है कि राजस्थानी भाषा साहित्य की लेखन कब से शुरू हो गया था? राजस्थानी भाषा साहित्य का लेखन जो है वो 13वीं शताब्दी से माना जाता है कि 13वीं शताब्दी से राजस्थानी भाषा साहित्य के लेखन की शुरुआत हो चुकी थी। राजस्थानी साहित्य का लेखन कब से शुरू हुआ? तो राजस्थानी साहित्य का जो लेखन माना जाता है आपका 13वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से माना जाता है? 13वीं शताब्दी से माना जाता है कि 13वीं शताब्दी से राजस्थानी भाषा साहित्य जो है वो अपना प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। आगे एक विशेष बात और मिलती है कि राजस्थानी भाषा का श्रवण काल, राजस्थानी भाषा का श्रवण काल जो है, गोल्डन पीरियड जो है वो कब से कब तक है? तो 1650 से लेकर के 1850 तक माना जाता है। राजस्थानी भाषा का श्रवण काल, राजस्थानी भाषा का श्रवण काल 1650 से 1850 ईस्वी,
राजस्थानी भाषा का श्रवण काल जो माना जाता है आपका, वो आपका माना जाता है 1650 से 1850 तक माना जाता है। और वहां पर एक विशेष बात ये भी कही जाती है कि 16वीं शताब्दी के बाद, कौन सी शताब्दी? 16वीं शताब्दी के बाद, ये बात मैं 16वीं शताब्दी की कर रहा हूं, 16वीं शताब्दी के बाद में कहा जाता है कि राजस्थानी जो थी वो एक स्वतंत्र भाषा का रूप धारण कर चुकी थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि राजस्थानी जो वो स्वतंत्र रूप कब प्रारंभ करती है, ठीक है? तो 16वीं शताब्दी के बाद में राजस्थानी भाषा ने अपना स्वतंत्र रूप जो था वो प्रारंभ कर दिया था। ये अपना श्रवण काल के समय, जब श्रवण काल प्रारंभ होता है उस समय की बात जो है वो अपने यहाँ पर मिलती है। अब मैं बात करूं नामवर जी दिनकर और मोतीलाल जी मिनारिया की। देखिए नामवर सिंह जो है, सॉरी नामवर दिनकर नहीं, नामवर सिंह और मोतीलाल जी मिनारिया जो है वो कह रहे हैं कि ये जो राजस्थानी भाषा है ना, ये अपने उत्पन्न हुई थी गुर्जर अपभ्रंश से, ठीक है ना? राजस्थानी भाषा उत्पन्न, या मैं कहूं राजस्थानी भाषा का विकास जो है वो गुर्जर अपभ्रंश से प्रारंभ हुआ, उत्पन्न हुआ था, ठीक है? तो मोतीलाल जी मिनारिया और नामवर सिंह, मोतीलाल मिनारिया और नामवर सिंह, ये दोनों क्या कह रहे हैं? ये दोनों कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा जो है उसकी उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। ये कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है वो गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है भाई, ठीक है? गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा। मोतीलाल जी मिनारिया के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है भाई मोतीलाल जी मिनारिया का वर्गीकरण। हमें यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मोतीलाल जी मिनारिया के अनुसार किस से हुई है, तो वो अपने आ जाता है भैया गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद में अपने आ जाती है मित्रों राजस्थानी भाषा की साहित्यक शैलियां। साहित्यिक शैलियों की जब हम बात करें, देखिए मित्रों राजस्थानी भाषा की प्रमुख रूप से दो साहित्यिक शैलियां मानी जाती है। एक पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र की मानी जाती है और एक पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र की मानी जाती है। देखिए जब हम राजस्थान के मैप के आधार पर देखें, राजस्थान के मैप के आधार पर जब हम देख रहे हैं पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली और पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक शैली, ये राजस्थान की अपने उत्तर दिशा है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। देखिए राजस्थान का ये जो क्षेत्र है ना अपना, या मैं कहूं अरावली के इस ओर का ये जो क्षेत्र है, इस प्रमुख क्षेत्र में, और एक बात करें हम इस प्रमुख क्षेत्र की, देखें राजस्थान के दो प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। एक क्षेत्र अपना पूर्वी है, कौन सा है ये? पूर्वी है। और एक अपना क्षेत्र जो है ये पश्चिमी है, पश्चिमी। बस अभी तक मैंने यही नाम दिए दो। देखिए पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के आधार पर साहित्यिक शैलियों का वर्गीकरण है।
एक पश्चिमी राजस्थान की जो साहित्यिक शैली है उसका नाम मैं लिख देता हूं यहां पर डिंगल। क्या नाम लिख देता हूं भाई? डिंगल। ये आपकी आ जाती है पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली। और पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक शैली का नाम मैं यहां पर लिख देता हूं आपका पिंगल। पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली जो आपकी आ जाती है वो आपकी आ जाती है मित्रों पिंगल साहित्यिक शैली। देखें दोनों की विशेषताएं देखें हम यहां पर, ठीक है ना, दोनों की विशेषताएं हम यहां पर देखें। ये आपकी आ जाती है डिंगल साहित्यिक शैली, ये आपकी आ जाती है पिंगल साहित्यिक शैली। डिंगल और पिंगल साहित्यिक शैली। देखिए मित्रों डिंगल साहित्यिक शैली की जब हम बात करें, हमें पता है कौन सी दिशा की है, कौन से क्षेत्र की है, तो ये अपने आ जाती है राजस्थान के पश्चिमी भाग में। और इसमें हम देखें तो राजस्थान के पूर्वी भाग में। दूसरी बात करें क्षेत्र की कि कौन सी साहित्यिक शैली जो है वो ज्यादा क्षेत्र पे है और कौन सी कम क्षेत्र पे है, तो डिंगल साहित्यिक शैली जो है वो ज्यादा बड़े क्षेत्र पे बोली जाती है और इसका जो क्षेत्र आता है वो कम रहता है, ठीक है ना। तीसरी प्रमुख बोली आ जाती है कि भाई इनके विकास में किसका ज्यादा योगदान रहा। चारण साहित्य जो थे वो अधिकतर लिखे गए थे डिंगल साहित्यिक शैली में। जितने भी लगभग चारण कवि हुए हैं, क्योंकि चारण कवि जो है वो राजस्थान में चारणों का ही प्रमुख रूप से योगदान रहा है। राजस्थान के साहित्य लेखन में जितनी अहम भूमिका चारण साहित्यकारों की रही है उतनी किसी और की भूमिका नहीं रही है। ये जो चारण समुदाय था, चारण कम्युनिटी थी कि हमें ये राजा महाराजाओं के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने को मिला था। चारण कम्युनिटी ने अपना बहुत कुछ न्योछावर किया था यहाँ पर इन बातों को लिखने में। तो डिंगल साहित्यिक शैली की जब मैं बात करूं तो डिंगल साहित्यिक शैली में प्रमुख रूप से योगदान जो मिलता है हमें चारण साहित्यों का योगदान मिलता है हमें। और इधर पिंगल साहित्यिक शैली की जब हम बात करें तो भाट साहित्यों की रचना जो है ना, भाट साहित्यों की रचना जो है वो पिंगल साहित्यिक शैली में हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पर चारण साहित्यों के डिंगल की शैली की जब हम बात करें तो डिंगल की शैली में प्रमुख रूप से अपने एक ग्रंथ का नाम लूं अचलदास खिचीरी वचनिका, ठीक है ना। अचलदास खिचीरी वचनिका लें, राव जेतसिरो छंद देखें, और इसके अलावा अपने और आ जाते हैं रुक्मणी हरण ग्रंथ आ जाता है आपका। और ग्रंथों की बात इसमें जब हम देखें तो अपने आ जाते हैं सगत रासो आ जाता है, ठीक है ना। तो ये ग्रंथ जो थे वो इनके प्रमुख ग्रंथ थे, किसमें? डिंगल साहित्यिक शैली के प्रमुख ग्रंथ थे, ठीक है। तो आज के लिए अपने इतना ही। नई क्लास में राजस्थान की प्रमुख बोलियों के साथ में अपने फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।